वसुंधरा सरकार के अंदर नगर से चुनाव जीत कर आए हैं। उन्होंने कहा है कि अब आप देखिए कि दीपक सॉरी टू इंटरप्ट यू, ओटाराम देवासी से बात कर रहे हैं विष्णु। हम तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा जिस तरह से धर्म की बात करते हैं, जैसे राम के मंदिर की बात है, तो उसको लेके ही चलते हैं हम तो धर्म के प्रति तो हमारी सबकी आस्था है। ठीक है, मंदिर फिर बनने जा रहा है क्योंकि एक बड़ी जो मुद्दा था जिसको लेकर धन्यवाद देता हूँ देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने कई सालों से राम के मंदिर की जो बात चल रही थी उन्होंने उसको पूर्ण किया, उसके लिए मैं बधाई देता हूँ उनको। धन्यवाद। आप यहाँ पर जीत के लिए बाद आए हैं पार्टी कार्यालय में, अभी सब कुछ सारे मंत्री यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, अभिनंदन होगा पार्टी के क्योंकि संगठन के लोग हैं। क्या कहना? जिस पार्टी ने संगठन ने सब कुछ दिया है तो पहला हमारा घर ही यही है जिसके लिए हम आए हैं, तो पहला हमारा फर्ज बनता है कि जिस कार्य से हमारी शुरुआत हुई थी उसी जगह हम सबसे पहले आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमको सब कुछ दिया है, उसके लिए मैं बधाई देना आया हूँ, धन्यवाद देना हूँ। बिल्कुल, ये थे ओटाराम देवासी जिन्होंने कहा कि वो पार्टी कार्यालय पहुंचे धन्यवाद देने, क्योंकि जिस पार्टी ने उनको मंत्री बनाया और उसी के लिए वो यहाँ पहुंचे हैं बधाई देने। और लगातार आप देख रहे हैं कि अब मंत्रियों का सिलसिला आने का शुरू होने वाला है, यहाँ लगातार जो मंत्री है वो पहुँचेंगे। जी जाहिर तौर पर देखिए बड़ी चीज़ है कि देवासी साहब को मंत्री बनाया गया है और 3 बार के विधायक हैं और इनकी चर्चा शुरुआत से हो भी रही थी और उनको जिम्मेदारी दी गई। समर्थकों में गजब की खुशी दिखाई दे रही है, पटाखे जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई और देवासी साहब भी बहुत प्रसन्न नजर आ रहे थे। क्या इस बीच में एक बार फिर से दीपक का रुख करूंगा। दीपक, मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। आप बता रहे थे कि कौन कौन से मंत्री अब तक मोती डूंगरी पहुंचे। देखिए, मैंने आपको बताया कि जवाहर सिंह बेड़म यहाँ पर पहुँचे, जोराराम कुमावत है वो यहाँ पर दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचे और इससे कह सकते हैं कि लगातार मंत्रियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि राजस्थान में अब भजन लाल के साथ में 25 सारथी हो चुके हैं। 2024 का इलेक्शन है और किस तरीके से जो मोदी की गारंटी है उनको अंतिम छोर तक पहुंचाया जाए, ये सबसे बड़ा टास्क है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा टास्क है। इसके अलावा कह सकते हैं कि राजस्थान में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रत्याशी को मंत्री यहां पर बनाया गया है, जो कि श्री करणपुर से प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पाल टीटी। और सुबह से लगातार जैसे जैसे वो बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे और ये कयास लगाए जा रहे थे कि सुरेंद्र पाल टीटी हैं वो यहाँ मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हो सकते हैं। उन्होंने भैरव सिंह शेखावत के समय भी उन्होंने काम किया, वसुंधरा सरकार के अंदर भी वो मंत्री रहे और अब फिर भजन लाल सरकार के अंदर उनको मंत्री पद दिया गया है। 5 जनवरी को वहाँ पर इलेक्शन है। हालांकि भारतीय नागरिकता जिसकी है, जो वयस्क है, वो 6 महीने तक बिना चुनाव जीते हुए वो मंत्री रह सकता है। लेकिन 6 महीने तक यदि किसी सीट पर चुनाव उनको करना यानी जीतना बेहद आवश्यक है। तो इस तौर पे इस एंगल से गोविंद सिंह डोटासरा ने हालांकि ट्वीट किया है कि कोड ऑफ कंडक्ट की यहाँ पर कह सकते हैं कि पालना नहीं की गई है, उसकी अवहेलना की गई है। लेकिन जो शायद लगता है कि बीजेपी ने जो मंत्रिमंडल बनाया है उसमें शायद लगता है कि चुनाव आयोग या कह सकते हैं निर्वाचन विभाग है और जो लीगल जो टीम है उनसे पूरी रायशुमारी के बाद ही सुरेंद्र पाल टीटी को इस मंत्रिमंडल के अंदर शामिल किया गया है। सबसे बड़ी बात देखिए कि 22 मंत्री हैं, 22 में से 17 नए चेहरे हैं, यानी कि बीजेपी ने एक कच्चे मकान में रहने वाले बाबूलाल खराड़ी को भी मंत्री बनाया गया। आपने सारंगी की भी तस्वीर देखी होंगी, लेकिन यहाँ पर बाबूलाल खराड़ी हैं, वो उनको शपथ यहाँ पर दिलाई गई है। महिला के तौर पर यदि बात करें तो डॉक्टर मंजू बागमार को यहाँ पर मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है, राज्य मंत्री की शपथ दिलाई गई है। दिया कुमारी एक फेस है। लेकिन जयपुर की यदि हम बात करें तो जयपुर में एक भजन लाल शर्मा, खुद मुख्यमंत्री जो मुखिया है राजस्थान के सांगानेर विधानसभा से उन्होंने चुनाव जीता, वो मुख्यमंत्री हैं। दिया कुमारी विद्याधर नगर से सबसे ज़्यादा वोटों से जीत कर आई, वो डिप्टी सीएम है। प्रेमचंद बैरवा जो दूदू है, जो यदि हम निर्वाचन क्षेत्र की बात करें या जिला की तो दूदू भी जयपुर के अंदर शामिल है। और साथ में अब राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जिन्होंने अभिषेक चौधरी को चुनाव हराकर उनको कैबिनेट की यहाँ पर उनको शपथ दिलाई गई है। यानी कि अब जयपुर से 4 यहाँ पर प्रतिनिधित्व करेंगे। किरोड़ी लाल मीणा, जो कि आपने कांग्रेस की सरकार में देखा होगा, एक एसटी के चेहरे के तौर पर और एक मुखर नेता के तौर पर, चाहे वो पेपर लीक का मामला हो या फिर लोकर्स का मामला हो, अवैध डीओआईटी के अंदर जो बेसमेंट के अंदर जो पैसा मिला था, सोने की सिलियाँ मिली थी, उसका मुद्दा हो, तो वो हर मुद्दे को बेबाकी से उठाते आए हैं, मुकर रहे हैं, संसद से लेकर सड़क। अच्छा, मैंने एक चीज देखा इस बार जो कैबिनेट विस्तार हुआ है दीपक, उसमें वो तमाम नाम जो इलेक्शन के दौरान बहुत सुर्खियां बटोर रहे थे या पिछले 5 साल जो सड़कों पर संघर्ष करते दिखे, उन सबको आप कह सकते हैं कि पे ऑफ मिला यहाँ से और प्रॉपर पार्टी ने जो
है उनका सम्मान किया है, उनको मंत्री बनाया है। लेकिन सबके बीच में मैं विष्णु का रुख करूंगा। विष्णु से मैं ये बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करूंगा। विष्णु, देखिए, जब सरकार बनी 15 तारीख को, जब मुख्यमंत्री जी ने शपथ लिया, 2 डिप्टी सीएम सामने आए, सारे के सारे चेहरे बिल्कुल नए थे। अब ऐसे में सरकार चलाना है, सामने तेज तर्रार नेता बैठेंगे विपक्ष में, उनके सामने सदन में जो है किस प्रकार की चर्चा होगी, इन सबको देखते हुए बात कही गई थी कि भाई एक्सपीरियंस भी चाहिए, एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है, विशेष तौर पर सदन में जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ऐसे में क्या वो एक्सपीरियंस अब नजर आने लगा इस कैबिनेट में, या अभी भी लगता है कि कुछ कसर रह गई? विष्णु। बिल्कुल आशीष, दुरुस्त सवाल है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दुरुस्त सवाल है और कहीं ना कहीं जो आशंकाएं थी वो लगातार तय थी कि भजनलाल मंत्रिमंडल में किस तरह से अनुभव की जो झलक है वो दिखाई देगी, क्योंकि खुद भजनलाल शर्मा वो पहली बार के विधायक है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल कैसा होगा कि सामने जो विपक्ष, मजबूत विपक्ष है, उसका मुकाबला कैसे किया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जो काम है या बाहरी तौर पर अगर देखा जाए, सरकारी तौर पर तो काम आसानी चलता, लेकिन विधानसभा में जब सदन चलेगा तो उस दौरान विपक्ष के जो तीर है उनसे मुकाबला कैसे किया जाएगा। लेकिन जो कैबिनेट आई है उसको देखते ये स्पष्ट है कि अब जो युवा चेहरे हैं उनके साथ अनुभवी को भी तरजीह दी गई है। कहीं ना कहीं युवा चेहरे लाना जरूरी था, क्योंकि युवा चेहरे वो हैं जो यहाँ पर अपनी बात रखते आए हैं। चाहे अविनाश गहलोत तो उनको कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, वो लगातार तीसरी बार यहाँ चुनकर आए हैं, तो उनका चेहरा था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ हालांकि पहली बार विधायक बने, लेकिन 2 बार सांसद है और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। किरोड़ी लाल मीणा, जिनको पहली शपथ दिलाई थी, पहले शपथ के रूप में, मंत्री के रूप में, वो यहाँ कहीं ना कहीं अनुभव है, तो अनुभवी हैं, वो लगातार सांसद रह चुके हैं, राज्य में मंत्री रह चुके हैं। तो ऐसे में जो अनुभवी चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं जो विपक्ष का मुकाबला है वो करने के लिए सक्षम है। और इसको लेते हुए ओटाराम देवासी, जैसे मैं बात कर रहा था अभी, पहले पशुपालन और मंत्री थे, अब उनको भी इस बार फिर मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए। पुष्पेंद्र राणावत पहले थे मंत्री। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो अनुभव और युवा दोनों को तरजीह दी गई है। महिला यहाँ पर शामिल की है, मंजू बागमार शिक्षाविद है, तो कहीं ना कहीं जो मंत्रिमंडल है उसमें एक पूरा जो समावेश है वो किया गया है। तो कहीं जो विपक्ष से कहीं कम नहीं पड़ने वाले। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि ये मंत्रिमंडल किस तरह आगे बढ़ता है। मंत्रिमंडल आ चुका, अब उनका पोर्टफोलियो होना है, ये अब यहाँ चर्चाएं चल चुकी, क्योंकि अभी तक चर्चाएं थी कि कब मंत्रिमंडल आएगा और कब यहाँ शपथ होगी उनकी, और इस लेकर तमाम चर्चाएं आम जनता से लेकर कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक और विपक्ष तक सवाल उठाना था। अब आ गया, अब पोर्टफोलियो वाली बात होगी, वो आने वाले दिनों में तय होगा कि किसको क्या विभाग मिलता है, क्योंकि ये इसमें भी पूरी जो एक सोच है, पूरी गणना है, उसके आधार पर जो विभागों का वो वितरण किया जाएगा। विष्णु, चीज देखा जाता है कि जब इस प्रकार से किसी भी राज्य में जब कैबिनेट का विस्तार होता है और जब सरकारें बनती है तो प्रारंभिक तैयारियां पहले कर ली जाती है कि किसको कौन सा विभाग देना है। उस माइंडसेट के साथ पार्टियां जाती हैं। जिस प्रकार से कैबिनेट मिनिस्टर्स को शपथ दिलाई गई है, जिस प्रकार से स्वतंत्र प्रभार वालों के नाम है, राज्य मंत्रियों के नाम है, अगर सरसरी निगाहों से देखें सबको, तो इन 22 में से 22 जो मंत्री बनाए गए हैं उनमें से किसको कौन सा विभाग मिलने की संभावनाएं सबसे ज्यादा प्रबल, विशेष तौर पर जो मुख्य विभाग हैं उनको लेकर अगर मैं आपके रिएक्शन जानना चाहूं तो व्हाट यू थिंक विष्णु? बिल्कुल आशीष, क्योंकि ये विशेषाधिकार है मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री चूंकि इस बारे में अन्य जो राय लेंगे पार्टी और जो केंद्रीय नेतृत्व, उसके राय के आधार पर ही अब तक जो सारे काम चले हैं, तो ऐसे में राय उनकी ली जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो मैं कह रहा हूँ कि जो अनुभव है, जिसकी जो योग्यता है, उसके आधार पर विभागों का वितरण किया जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं विभागों का जो बंटवारा है वो इसी आधार पर किया जाता है कि जो मंत्री हैं वो उनको किस कुशलता के साथ चला सकते हैं, किस तरह की योजनाएं ला सकते हैं, जो केंद्र की योजना है उनको किस तरह से यहाँ पर जनहित की जो योजना है उनको किस तरह से लागू कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें भी इसी प्रकार का देखने में आया था कि केंद्र सरकार की कई योजनाएं थी जो राज्य में लागू हो सकती थी, बेहतर ढंग से लागू होती थी, उसका फायदा राज्य के लोगों को मिल सकता था। कुछ जो हमेशा विपक्षी शिकायत थी, या पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, वो कहते थे कि 76,000 करोड़ रुपए केंद्र में अटके पड़े, वो अटके नहीं थे। नहीं विष्णु, और बड़ी चीज ये भी है, बड़ी चीज विष्णु ये भी है कि देखिए ये पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो सामने आया है, इसमें एक चीज गौर करने वाली है कि बहुत सारे चेहरे नए हैं, जैसे कि आप आंकड़े भी लगातार बता रहे हैं। अब ऐसे में अगला 5 साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए पुराना युग अब खत्म हो गया है। अब वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत वाला जो एरा था वो समाप्त हो गया है। एक नए युग में प्रवेश राजस्थान कर रहा है। और बड़ी चीज ये
ये है कि नए मुख्यमंत्री हैं, फर्स्ट टाइमर हैं। अब ऐसे में उनके पास भी बहुत सारी जिम्मेदारी, हमने देखा था कि इस प्रकार से अशोक गहलोत साहब ने गृह विभाग, वित्त, ये तमाम जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, महत्वपूर्ण विभाग है, वो अपने पास रखे थे। अब ऐसे में क्या उसी रास्ते पर जाएंगे भजन लाल शर्मा, ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिस पर सभी की नजर जो है वो बनी हुई है। फिलहाल मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा विष्णु आपका, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। दीपक आपका भी बहुत शुक्रिया, मोती डूंगरी मंदिर से दीपक हमारे सहयोगी कनेक्ट थे। बड़ी चीज ये है कि आज कैबिनेट का विस्तार हो गया है, नाम सामने आ